अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू कोर्स भी क्लास 10 के सैम्पल पेपर है उसे हल करेंगे। 2024-25 का सैम्पल पेपर आ चुका है। ये आपको एक नमूने के तौर पर दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। उर्दू कोर्स भी जिसका कोड नंबर है 303। ये ध्यान देंगे जब आप अपना पेपर आंसर शीट पे नेम क्लास सब फिल करते हैं, कोड का भी ध्यान रखें कि कोर्स बी का कोड है उर्दू कोर्स बी, उसका कोड नंबर है 303। टाइम आपको मिलेंगे 3 घंटे और इसके फुल मार्क्स होंगे 80 मार्क्स। इसमें 20 नंबर के इबारत रहते हैं जो दरसी रहेंगे और गैर दरसी भी रहेंगे। तो आपको इबारत ध्यान से पढ़नी है। पहले क्या करना है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद 5 मिनट रखें अपने पास, क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आप उसे सॉल्व करने के शुरू करें। चलिए, ये जो सैम्पल पेपर है उसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है नंबर 1 में पहले आपका आएगा जो सवाल नंबर 1 रहेगा वो इबारत रहेगा गैर दरसी और नसर से रहेगा। ये 5 नंबर के होंगे। यहाँ सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झैल गैर दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। इसे ध्यान से पढ़ें और इससे मुताल्लिक़ सवालात के मुतबादिल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी ये जो यहाँ इबारत दिया गया है इसे आप गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी इबारत से ही आपको जवाब देना है। इबारत ध्यान से पढ़ेंगे, हर लफ्ज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ताल्लुक तमिलनाडु के एक मतस्त ख़ानदान से था। उनके वालिद माहीगीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे लेकिन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात थे। उनके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। गुर्बत का ये आलम था कि इब्तदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे। यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इस इबारत में बताया गया है कि उनका ताल्लुक वो तमिलनाडु के एक मतस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके वालिद माहीगर जो मछली पकड़ते हैं उनको माहीगर कहते हैं, वो अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे उन्हें। हालांकि वो अनपढ़ थे लेकिन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर उनके वालिद के ख़यालात के काफ़ी गहरे असरात थे। बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इब्तदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे, अखबार बेचते थे ताकि घर का कुछ खर्च पूरा हो सके। उन्होंने मदारिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की और उसके स्क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले वफाई तहकीकाती अदारे को ज्वाइन किया जहां हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस तैयारे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अब्दुल कलाम ने 1979 ईस्वी में भारत का पहला एटम बम तजुर्बा किया था, जिसके बायस उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी याद किया जाता है। ये इबारत पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं कि अब्दुल कलाम के वालिद अपनी कश्ती किसको किराए पर दिया करते थे। यहाँ देखें दिया हुआ है माहीगीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। ये देखिए इधर साइड में इसका आंसर भी दिया गया है माहीगीरों को। मैं इक़्तिबास से इबारत से भी बता देती हूँ कि कहाँ पर इसका आंसर है और इधर भी आंसर दिया गया है साइड में। दूसरा क्वेश्चन इस इबारत से पूछा गया है कि इब्तदाई तालीम के दौरान अब्दुल कलाम अपने इलाके में क्या तकसीम किया करते थे।
पर्चा, अखबार, खिलौना, कश्ती। तो आंसर होगा इसका अखबार। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ग्रेजुएशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया। ये इसका आंसर है। इसका आंसर इधर भी देखें, लेफ्ट साइड भी दिया गया है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहाँ ज्वाइन किया? डी होगा इसका आंसर, दफाई तहकीकाती अदारे में। यहाँ भी इसका आंसर दिया गया है, दफाई तहकीकाती अदारे में। डॉक्टर अब्दुल कलाम किस नाम से मशहूर हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम को किस नाम से याद किया जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर अब्दुल कलाम मशहूर हैं। अब ये देखें, गैर दरसी इक़्तिबास, ये या करके दो इक़्तिबास दिए जाएंगे, दो इबारत दिए जाएंगे यहाँ, गैर दरसी इक़्तिबास और दरसी इक़्तिबास में। तो यहाँ पर गैर दरसी इक़्तिबास जो नसरी हैं, इसमें या करके दिया जाएगा, कोई एक आपको हल करना है। पहला जो एक था पैराग्राफ, उसे तो हल किया, अब या में है, जो आपको इजी लगे उसे आप हल करेंगे। दूसरा है, दूसरे को भी हम ध्यान से पढ़ें। हिंदुस्तान में पहला अखबार 1744 ईस्वी में इंडिया गजट के नाम से शाये हुआ था। इसकी मकबूलियत को देखकर बंगाल में कुछ और भी अखबारात शाये होने लगे थे। ये देखकर लॉर्ड लिंटन ने हिंदुस्तानी ज़बान में अखबारात निकालने पर पाबंदी आयद कर दी। बाद में लॉर्डन ने इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया। अखबारात अवाम में सियासी शऊर, राय आमा की तश्कील और मालूमात में इजाफा करने का बेहतरीन ज़रिया है। हिंदुस्तान में पहला अखबार निकला जो 1744 ईस्वी में इंडिया गज़ट के नाम से शाया हुआ था, छपा था। जब इसकी मकबूलियत को देखकर वहाँ बंगाल में जो कुछ और अखबार भी शाये होने लगे, वहाँ छपने लगे, और जब ये लॉर्ड लिंटन ने देखा तो अखबारात निकालने पर पाबंदी कर दी। लेकिन बाद में लॉर्डन ने इस पाबंदी को ख़त्म किया, और क्योंकि अखबारात जो होते हैं वो आवाम में, पब्लिक में सियासी शऊर और आम राय की तश्कील और मालूमात में इजाफा करने का बेहतरीन ज़रिया होता है। अखबार पढ़ने वालों को दुनिया में होने वाले वाक़यात, हादसात, सियासी नज़रियात, सनती इक़दामात, साइंसी इजादात और मौसमियात वगैरह की ताज़ा तरीन इत्तलात मिलती रहती है। जैसे जैसे लोगों में तालीमी शऊर और कारोबार का शौक़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में अखबारात की अशायत बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में भी अखबारात की अहमियत व मानवियत में कोई ख़ास कमी नहीं आई है। अखबार बीनी से मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदों में एक दूसरे से क़ुर्बत, हमदर्दी और खुलूस का जज्बा पैदा होता है, इसलिए अखबार को अदीब दोस्त कहा जाता है। अखबार में के ज़रिए अवाम में सियासी शऊर पैदा होते हैं, और सियासी नज़रियात, कुछ वाक़यात कहाँ हो रहे हैं, दुनिया के किस कोने में हो रहे हैं, और साइंसी इजादात या मौसम वगैरह के बारे में जो ताज़ा तरीन न्यूज़ मिलते रहते हैं। तालीमी शऊर भी उससे बढ़ता है, और कारोबार, बिजनेस के सिलसिले में भी उससे मदद मिलती है। तो दुनिया में हर ज़बान में, कई मुख्तलिफ ज़बानों में अखबारात शाये होते हैं। सोशल मीडिया का आज है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन फिर भी अखबार की जो अहमियत है उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आई है, इसलिए अखबार को अदीब दोस्त कहा जाता है। तो ये अखबार के बारे में यहाँ पर एक गैर दरसी इक़्तिबास है। अब इससे यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। यहाँ भी आपको सवाल इसी इक़्तिबास को पढ़कर देना है। हिंदुस्तान का पहला अखबार कब शाये हुआ? हिंदुस्तान का पहला अखबार 1744 ईस्वी में शाये हुआ। ये इसका आंसर होगा। अखबार किस नाम से शाये हुआ था? अखबार इंडिया गज़ट के नाम से शाये हुआ था। अखबार की अशात पर किसने पाबंदी लगाई? अखबार की अशात पर लॉर्ड लिंटन ने पाबंदी लगाई। किसने पाबंदी ख़त्म की?
اخبار پر جو پابندی، اخبار کی اشاعت پر پابندی لگی تھی، اس پابندی کو کس نے ختم کی؟ اس پابندی کو لارڈین نے ختم کی۔ اخبار بینی کے کیا معنی ہے؟ اخبار بینی یعنی اخبار پڑھنے کے اخبار بینی کے معنی کیا ہے؟ بینا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو اخبار بینی کے معنی ہے اخبار پڑھنا۔ نمبر 1 میں جو اقتباس کو حل کیا گیا وہ 5 نمبر کے ہوں گے۔ اب نمبر 2 یہ بھی غیر درسی ہوں گے۔ پہلے ہم نے نثر، پہلے سوال نمبر 1 رہے گا وہ نثر کا رہے گا غیر درسی۔ اب نمبر 2 میں شعری اقتباس رہے گا، یہ بھی غیر درسی رہے گا، یہ بھی 5 نمبر کے ہوں گے۔ مندرجہ ذیل شعری غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہاں شعر پڑھنا ہے، شعر کو سمجھ کے پڑھیں، اسی نظم یا شعر کے مطابق یا غزل ہوں گے اسی کے مطابق آپ کو سوال حل کرنے ہیں۔ دیکھ کے چلنا کچل نہ جائے چوٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے، ہے اسی میں بھید عزت کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے۔ علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے۔ ہو جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر، دور سے ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ اب اس شعری اقتباس سے یہاں پر کچھ سوال دیے گئے ہیں۔ لڑنے والے کو برا کون لوگ کہتے ہیں؟ لڑنے والے کو برا سب لوگ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپشن دیا گیا ہے وکیل، ڈاکٹر، دوست یا سب لوگ۔ تو لڑنے والے کو برا تو سبھی کو لوگ کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف وکیل کہیں یا ڈاکٹر کہیں یا دوست کہیں، بلکہ سبھی لوگ لڑنے کو برا سمجھتے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا سب لوگ۔ شاعر نے کس کو سب سے بڑی دولت کہا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ دولت، موتی، ہیرے یا علم؟ سب سے بڑی دولت ہماری علم ہے۔ دولت تو ایک دن ختم ہو جائے گی، موتی بھی وہ آج ہے کل نہیں، کوئی چرا لے گا، ہیرا ہے وہ بھی آج ہے نہیں ہے، وہ کسی کے پاس چلا جائے کوئی چرا لے، لیکن علم ایسی دولت ہے جو کوئی بھی نہیں چرا سکتا ہے۔ شرارتی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ شرارتی بچوں کے ساتھ سلامت کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شرارتی بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، بلکہ اور نہ ہی اس کی شرارت کا حمایت کریں، بلکہ سلامت کے ساتھ اس کا سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ساتھ کے لڑکوں سے کیا کرنا چاہیے؟ جو ساتھ کے لڑکے پڑھتے ہیں، کلاس میٹ ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ کے لڑکوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ رفاقت کرنا چاہیے۔ آدمی کس چیز سے الفت ہونی چاہیے؟ آدمی کو کس چیز سے الفت ہونی چاہیے؟ شیطانوں سے، بے زبانوں سے، آسمانوں سے یا خاندانوں سے؟ جو بے زبان ہیں ان سے ہمیں الفت ہونی چاہیے۔ جس طرح نثری اقتباس میں یا کر کے دیا جاتا ہے کوشچن، کوئی ایک آپ حل کریں، اسی طرح آپ کو شعری اقتباس میں بھی آپشن دیا جاتا ہے، یا کر کے دیا جاتا ہے، آپ کو ایک حل کریں گے۔ یارب رہے سلامت ہندوستاں ہمارا، پھلے پھولے ہمیشہ گلستاں ہمارا، گنج جمن ہمالا کشمیر اتراکھنڈ، ہے کتنا خوبصورت یہ گلستاں ہمارا۔ بچوں کے سر پہ رکھا ماں کا ہو جیسے آنچل، امن و اما کا ٹھنڈا یہ صائبہ ہمارا، پڑھتا رہے گا یوں ہی تو دیکھ لینا، گوتم کا گاندھی کا ہندوستاں ہمارا۔ ان اشعار میں ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں اس سے متعلق کوشچن پوچھا گیا کہ ہندوستان کو کیسا کہا گیا ہے؟ ہندوستان کو
हिंदुस्तान को क्या कहा गया? हिंदुस्तान को गुलिस्तान कहा गया है। ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है। दूसरा सवाल है, इस नज़म में शायर किससे मुखातिब है? इस नज़म में शायर हिंदुस्तानियों से मुखातिब है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र हुआ है? उत्तराखंड के अलावा यहाँ पर कश्मीर सही आंसर है इसका। कश्मीर मशहूर इलाका है जिसका यहाँ जिक्र हुआ है। साहिबा की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? साहिबा की मिसाल अमन व अमान से दी गई है। इस नज़म में गांधी जी के अलावा किस मशहूर शख्सियत का जिक्र हुआ है? गांधी जी के अलावा यहाँ ऑप्शन दिया गया, इकबाल, सुहेल, मौलाना आज़ाद, गौतम बुद्ध। तो इस नज़म में गांधी जी के अलावा गौतम बुद्ध का जिक्र किया गया है। नंबर 1 में इक़्तिबास थे, नसरी इक़्तिबास जो गैर दरसी थे। नंबर 2 में शेरी इक़्तिबास वो भी गैर दरसी थे। सवाल नंबर 3 है जिसमें नसरी इक़्तिबास है लेकिन ये आपके दर्स यानी आपकी बुक से पूछा जाएगा। तो मंदरजा झैल नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ दिए गए मुतबादिल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। इस इक़्तिबास को गौर से पढ़ना है और इससे मुताल्लिक़ जो सवाल पूछा जाएगा आपको इसी इक़्तिबास से ही इसका आंसर देना है। इक़्तिबास पढ़ेंगे कि आज से तकरीबन 150 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 खास मरकज़ थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। इन्हें महावीर कहा जाता था। इन्हें महाविहार कहा जाता था। इन तीनों महाविहारों में नालंदा सबसे ज़्यादा अरसे तक यानी तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सैय्याह सँगसांग की शख्सियत नुमाया है। इस तालिब इल्मी का दौर 629 से 645 ईस्वी तक माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई। इस ज़माने में मगध रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी। विक्रमादित्य तोयम ने कई विहारों के अलावा लाइब्रेरी भी कायम कराई। मशहूर सैय्याह संघ ने भी 10 बरस तक यहाँ तालीम हासिल की। उस वक्त यहाँ तकरीबन 8500 तलबा और 1510 उस्ताज़ा मौजूद थे। यहाँ तालीम के 18 शोबे थे। ये देखें, ये इक़्तिबास आपको जो एक बुक ऐड की गई है कोर्स बी में, दूर पास, उसी से दी गई है। इसलिए बच्चों आप जान पहचान तो पढ़ें लेकिन दूर पास बुक उसे भी आप पढ़ें। कुछ बच्चे दूर पास जो ऐड किया गया है दूसरी बुक उसे नहीं पढ़ते हैं, हालांकि पिछले कुछ सालों में उसे सारे क्वेश्चन जान पहचान से ही पूछे जाते थे, इसलिए कुछ बच्चे इत्मीनान रहते हैं। दूसरी बुक को जो एडिशनल है, ऐड किया गया है पेपर, ये बुक उसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों इस बार सिंपल पेपर में दिया गया है तो हो सकता है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसलिए आप उस बुक को भी पढ़ें। तो ये इक़्तिबास दूर पास से ही दिया गया है। यहाँ आज से तकरीबन 150 साल पहले हिंदुस्तान में तालीम के 3 मरकज़ थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। इन तीनों का महाविहार कहा जाता था और ये तीनों महाविहारों में नालंदा सबसे ज़्यादा दिनों तक, सबसे ज़्यादा अरसे तक यानी तकरीबन 800 बरस तक नालंदा कायम रहा। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सैय्याह सँगसांग वो यहाँ आए और यहाँ तालीम हासिल की। तालिब इल्मी का दौर 629 से 645 ईस्वी तक उनका माना जाता है। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई थी। तो इस इक़्तिबास से यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला को क्या कहा जाता है? तो इसे महाविहार कहा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी कितने बरस तक कायम रही? नालंदा यूनिवर्सिटी 800 बरस तक कायम रही। इसका आंसर डी होगा, 800 बरस तक कायम रही। पुरानी यूनिवर्सिटी इनमें कौन सी है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, गौतम बुद्ध, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। आंसर होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ तालीम के कितने शोबे थे? तालीम के यहाँ 18 शोबे थे। आंसर होगा बी। किस रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी? आंसर यहाँ होगा इसका मगध। ये दरसी इक़्तिबास में दिया गया है। अब यहाँ पर नर्सरी, ये यहाँ पर दरसी इक़्तिबास जो शेरी रहेगा, पहले हमने नर्सरी पढ़ा, अब ये शेरी रहेगा। दरअसल शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ मुतबादिल जवाबात में सही का जवाब इंतखाब कीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 3 में यहाँ दिया गया था दर्स, यहाँ नसरी इक़्तिबास जो आपके दर्स से है, बुक से है, ये आपको क्वेश्चन में या करके भी दिया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, दरअसल शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ मुतबादिल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। यहाँ खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। देखिए ये इशार नज़म ऐ शरीफ इंसानों से ली गई है। तो मंदरजा वाला इशार का ताल्लुक शायरी की किस सिंफ से है? ये नज़म है, गज़ल है, या कसीदा है, या मरसिया है? यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो ये नज़म से ताल्लुक है, नज़म ऐ शरीफ इंसानों है। दर्ज वाला इशार के शायर का नाम लिखना है। इस नज़म के लिखने वाले शायर का नाम लिखना है। शायर का नाम यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, फराक गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी, नज़ीर अकबर आबादी, हसरत मोहानी। तो नज़म ऐ शरीफ इंसानों साहिर लुधियानवी ने लिखी है। पहले शेर में नस्ल आदम से क्या मुराद है? पहला शेर यहाँ दिया गया है कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। तो ये नस्ल आदम से इस नज़म में क्या मुराद है? तो नस्ल आदम से मुराद है इंसानियत। यहाँ पर नस्ल आदम से क्या मुराद है? इसका ऑप्शन सी है, इंसानियत। दूसरे शेर में जश्न के क्या मानी है? जश्न के मानी है खुशी। जश्न के मानी है खुशी। शायर ने जंग को अमन व आलम का खून क्यों कहा है? शायर ने जंग को अमन व आलम का खून क्यों कहा है? इसलिए कि जंग को अमन आलम का खून इसलिए कहा है कि दोनों तरफ से काफ़ी जानी व माली नुकसान होता है, इसलिए शायर ने इसे जंग को अमन व आलम का खून कहा है। यह हिस्सा अलिफ था जिसमें इक़्तिबास दिए जाते हैं, नसरी और शेरी। हिस्सा बे में तहरीरी महारत है, इसमें लिखना है आपको। ऐसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन है, ख़त और खतूत वगैरह, तो हिस्सा बे में आता है। सवाल नंबर 5 है कि मंदरजा झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। यहाँ पर कई टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे इस सैम्पल पेपर में टॉपिक दिए गए हैं, मौजूद दिए गए हैं। साइंस के फ़वाइद व नुकसानात, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, पसंदीदा शख्सियत। जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे आप अच्छी तरह लिख सकते हैं, उसे ही आप लिखें। कोशिश करें कि 250 अल्फाज में कहा गया है तो उसे लिखें, अच्छे से ऐसे लिखें। किसी एक उन्वान पर लिखना है, किसी एक मौजू पे आपको, यहाँ 3 जैसे दिए गए हैं तो किसी एक पर आपको इसका ऐसे लिखना है। साइंस के फ़वाइद और नुकसानात, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत और पसंदीदा शख्सियत, ये सब मैंने इस सब तीनों मौजू पे वीडियो बना है,
آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ سوال نمبر 6 ہے، اپنے اسکول کے صدر مدرس کے نام بیماری سے متعلق ایک خط لکھیے، یا اپنے والد صاحب کے نام رقم منگوانے کے لیے خط لکھیے۔ سوال نمبر 6 میں ہے، اسکول کے صدر مدرس کے نام بیماری سے متعلق ایک خط لکھیے، یا پھر اپنے والد صاحب کے نام رقم منگوانے کے لیے خط لکھیے۔ تو اگر اپلیکیشن لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو القاب و آداب لکھنا ہے، جیسے جناب صدر مدرس صاحب یا پرنسپل جناب پرنسپل صاحب، اس طرح سے لکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو جیسے مخاطب کرے جناب عالی، اس طرح لکھ کر کے بیچ میں پھر اس کا موضوع ٹاپک لکھنا ہے، مضمون جو بھی ہے۔ آپ کو بیماری سے متعلق چھٹی مانگنی ہے یا شادی میں جانے کے لیے چھٹی مانگنی ہے تو اس موضوع کو آپ پھر ڈالیں۔ اس کے بعد جب آخر میں اختتام کریں تو آپ کا تابع یا آپ کا فرما بردار متعلم جو بھی ہے یہاں پر نام لکھیں، اس کے بعد نام، کلاس، سیکشن وغیرہ لکھیں۔ یا پھر خط لکھنے کا طریقہ ہے کہ والد صاحب کو محترم، یا والدہ صاحبہ ہے تو محترمہ کر کے انہیں مخاطب کریں۔ خط لکھنے میں اس طرح سے کرنا ہے، اور پھر بیچ میں آپ موضوع لکھیں جو بھی رقم منگوانے کے لیے، یا پھر بڑے بھائی سے کچھ رقم منگوانے کے لیے، یا پھر چھوٹے بھائی بہن کو پڑھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے، جو بھی آپ کے اس میں موضوع رہے گا اس موضوع کو آپ لکھیں۔ سب سے پہلے القاب آداب، والد صاحب کو ہے تو انہیں کس القاب سے لکھنا ہے، ان کو آداب لکھنا ہے۔ پھر بیچ میں آپ پہ جو مضمون رہتا ہے اسے لکھنا ہے۔ پھر اس کو آخر میں جب اختتام کرنا ہے تو وہاں پر لکھیں آپ کا فرما بردار بیٹا بیٹی، اور پھر نام لکھیں۔ اس طرح سے ختم ہوگا۔ سوال نمبر 7 میں ہوگا، سید احتشام حسین کے حالات زندگی اور ان کے طرز تحریر پر ایک نوٹ لکھیے۔ یہاں پر یہ کوشچن دیا گیا سمپل پیپر میں، سید احتشام حسین کے حالات زندگی یا پھر درسی کتاب میں دیے گئے کاٹ کا گھوڑا کا خلاصہ، ان دونوں میں کوئی ایک یہاں پر حل کرنا ہے۔ تو سید احتشام حسین کے بارے میں زبانوں کا گھر ہندوستان چیپٹر ہے آپ کے بک میں، ان کے رائٹر کے بارے میں، ان کے طرز تحریر، ان کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے، اس سب پر ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے، یا پھر کاٹ کا گھوڑا کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو سید احتشام حسین کے بارے میں، جیسے پروفیسر سر سید احتشام حسین کی پیدائش قصبہ ماحول ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ یہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد آ گئے۔ اس کے بعد یہیں ان کا انتقال ہوا۔ احتشام حسین کا شمار اردو کے صف اول کے نقادوں میں ہوتا ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب و سماج، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر ان کی اہم کتابیں ہیں، اور انہوں نے بچوں کے لیے اردو کہانی لکھی۔ یہ ہوگا سید احتشام حسین کے حالات زندگی یا کاٹ کا گھوڑا کا خلاصہ۔ تو کاٹ کا گھوڑا، رتن سنگھ کا کاٹ کا گھوڑا۔ تو سب سے پہلے ہم رائٹر کے بارے میں یا رائٹر کا نام لکھیں گے کہ کاٹ کا گھوڑا کس نے لکھی ہے۔ اس وقت بندو بے جان ہو رہا تھا، وہ ہل جل بھی نہیں سکتا تھا۔ بندو کے ٹھیلے کی وجہ سے اندھیر دیو کے تنگ بازار میں راستہ تقریباً بند ہو کر رہ گیا۔ بندو کے ٹھیلے کے پیچھے کاریں، ٹرک، بسیں، موٹر سائیکل، اسکوٹر وغیرہ کی ایک لمبی قطار لگ گئی۔ انہی کے درمیان تانگے اور رکشے بھی پھنسے ہوئے تھے۔ ان گاڑیوں میں امیر، غریب، دکاندار، فوجی، غرض یہ کہ ہر طرح کے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ سبق کاٹ کا گھوڑا جو رتن سنگھ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک بندو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح غریبی کی وجہ کر ناکام ہوا، اور اس سبق کو لکھنے کا مقصد یہ ہے مصنف کا کہ ہم جو زندگی میں ناکامیاب ہوتے ہیں
तो नाकामयाब होने का वजह क्या है उस पर हमें गौर करना चाहिए। यहाँ बंदों के जरिया मुसन्निफ ने इस बात को समझाने की कोशिश की है। यूं तो वजीर अपनी गाड़ी में बैठा बातें कर रहा था, मगर बार बार घड़ी भी देखता जाता था। उसका गैर मुल्की वफद से मिलने का वक्त करीब आ रहा था, लेकिन बंधु इन सब चीज़ों से बेखबर था। आज उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठेले को आगे बढ़ा सके। उसे बचपन में खरीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ रहा था, जो दूसरे बच्चों के खिलौनों के सामने बिल्कुल हकीर था। उसके साथी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन किस्मत ने उसे काठ का घोड़ा ही बना डाला। और उसे ये बात भी सता रही थी कि उसका बेटा चंदो भी उसी की तरह कहीं काठ का घोड़ा बनकर न रह जाए। वो सड़क के बीच खड़ा ये सब बातें सोच रहा था कि वो आगे बढ़े तो जिंदगी चले। ये सबक काठ का घोड़ा का खुलासा हुआ। सवाल नंबर 8 में शायर नज़ीर अकबर आबादी के हालात ज़िंदगी और उनकी शायराना खसूसियत पर एक नोट लिखें, या अपने निसाब में शामिल पहाड़ और गिलहरी में शायर ने क्या पैगाम दिया है। अल्लामा इकबाल के नज़म पहाड़ और गिलहरी, उसमें शायर ने क्या पैगाम दिया है, इन दोनों में कोई एक हल करना। तो शायर नज़ीर अकबर आबादी के हालात ज़िंदगी। वली मोहम्मद उनका नाम, नज़ीर तखल्लुस, दिल्ली में पैदा हुए, अवाइल उम्र में आगरा चले गए, वहाँ मुअल्लिम के फ़राइज़ अंजाम दिए। नज़ीर अकबर आबादी का वली मोहम्मद नाम था। नज़ीर उन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया था। वो दिल्ली में पैदा हुए और शुरू में ही वो आगरा चले गए, वहाँ मुअल्लिम उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम दिए और सारी उम्र आगरा में ही गुजार दी। नज़ीर ने मुख्तलिफ शहरी असनाफ में तबाज़माई की। कई शहरी असनाफ में उन्होंने तबाज़माई की, नज़म लिखे, गज़ल लिखे, सब, लेकिन वो नज़म को शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। हालांकि शायरी की कई सिंफ से उनका ताल्लुक़ रहा, लेकिन नज़म गो की हैसियत से उनकी एक ख़ास पहचान होती है। उनका मुशाहिदा वसी था, काफ़ी वसी उनका मताला था। उन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज, मेलों ठेलों, तफरीहात, मशागल पर जितनी नज़में कही हैं, शायद किसी और शायर ने नहीं कही। नज़ीर को ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी। उनकी ज़बान इंतहाई साफ, सहल और सादा है और वो उर्दू के अवामी शायर तस्लीम किए जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने अवाम के आम लोगों के बीच जाकर वहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है और किस तरह वहाँ पर रस्म और रिवाज होते हैं, मेले और तफरीह के सामान, तफरीहात, रोटी, मुफलिसी, इन सब चीज़ों पर नज़में लिखी हैं, इसलिए उन्हें अवामी शायर के नाम से याद किया जाता है। या में दिया गया है पहाड़ और गिलहरी का, उसमें शायर ने क्या पैगाम दिया है। ये नज़म शायर यानी नज़म पहाड़ और गिलहरी शायर मशरिक डॉक्टर सैयद मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई है। इस नज़म के ज़रिए अल्लामा इकबाल ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वही इस दुनिया का खालिक व मालिक है और पालनहार है। सारी दुनिया का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह को गुरूर, तकब्बुर, घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि खुदा ने दुनिया में जितनी चीज़ें बनाई हैं, सब किसी ने किसी काम की बनाई है। इस नज़म में क्या पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू से शायर ने ये पैगाम दिया है। पहाड़ अपने बुलंद होने पर घमंड करता, गुरूर करता है, वो गिलहरी को नीचा समझता है। अल्लाह ताला ने कायनात में हर छोटी बड़ी चीज़ को एक ख़ास हिकमत से पैदा किया है, इसलिए अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। कायनात में हर छोटी और बड़ी चीज़ की अपनी अहमियत है, किसी को बेफ़ायदा नहीं समझना चाहिए। इसलिए अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी है, बड़ी है, कोई भी फ़ायदा से खाली नहीं है, सब में एक ख़ास हिकमत अल्लाह की छुपी हुई है। तो अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज़ को हम हक़ीर ना समझें और अपने बड़े होने पर गुरूर और तकब्बुर ना करें। अब अमली कवायद यानी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्सा जीम में। हिस्सा जीम आ गया आपका ग्रामर का। तो मंदरजा झैल सवालात में सिर्फ 8 के जवाबात मतलूब हैं। यहाँ जितने सवालात दिए गए हैं उनमें सिर्फ 8 सवाल यहाँ पूछे गए हैं। तो अकबर ने एक कहानी पढ़ी, सेंटेंस है, जुमला है, अकबर ने एक कहानी पढ़ी। इस जुमले में फेल की कौन सी किस्म है? फ़ेल हाल, माजी, मुस्तकबिल, फ़ेल मजहूल, ये सब पढ़ाया गया है। तो ये
अकबर ने कहानी पढ़ी, इससे पता चल रहा है कि ये काम हो चुका है। अकबर ने कहानी पढ़ ली है, तो ये माजी में होगा, जो गुजर चुका हुआ, तो ये फ़ैल माजी होगा। दरख्त, दरख्त कौन सा इसम है? दरख्त इसम नकरा है, मारफा है, फ़ाइल है या ज़र्फ़ है? देखिए यहाँ पे इसम नकरा किसी भी आम चीज़ के नाम को कहते हैं, मारफा किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं, फ़ाइल किसी काम करने वाले को कहते हैं, ज़र्फ़ इसम ज़र्फ़ जिसे मकाम और ज़मा का पता चले। तो यहाँ पर नकरा दरख्त है, दरख्त हम नकरा किसी भी आम चीज़ के नाम को कहते हैं। दरख्त यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा कि किस चीज़ का दरख्त है। अगर आम का पेड़ रहता, आम का दरख्त, सेब का दरख्त, तो ये मारफा हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ दरख्त है, तो ये हो जाएगा इस्म नकरा किसी भी आम चीज़ के नाम को। दर्ज झैल में इस्म नकरा की पहचान कीजिए। आजमगढ़, शहर, लड़का, घोड़ा। यहाँ पर इस्म नकरा की पहचान करनी है। तो ए यहाँ पर आजमगढ़ है, एक खास शहर का नाम हो गया। यहाँ पर शहर दिया गया है बी, तो शहर यहाँ पर किसी एक खास शहर का नहीं पता चल रहा है। लड़का किसी खास लड़के का यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन लड़का है। घोड़ा यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि घोड़ा कहाँ का है, किसी खास पता नहीं चल रहा, तो सिर्फ यहाँ पर इस नकरा की पहचान होगी बी, सी और डी, यानी शहर, लड़का, घोड़ा। इसम नकरा वैसा इसम होता है जिसमें किसी आम चीज़ की पहचान हो, जिससे किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का पता चले, उसे हम इसम नकरा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। तो यहाँ आजमगढ़ तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, मार्फा खास हो गया, एक खास शहर के नाम को कहा गया। यहाँ शहर से कोई अगर लफ्ज़ है यहाँ पर शहर, इससे किसी एक खास शहर का पता नहीं चल रहा, किसी एक खास लड़के का पता नहीं चल रहा, और ये घोड़ा की किस किस्म है यानी कोई खास घोड़ा का पता नहीं चल रहा, तो ये शहर, लड़का, घोड़ा तीनों आ जाएगा इस्म नकरा में, इसलिए ये तीनों आपका इस्म नकरा हो गया। नंबर 4 है क्वेश्चन, दर्ज झैल में लाहिका की निशानी कीजिए। देखिए लाहिका और साबका, लाहिका बाद में आते हैं, तो वो अम्र जो बाद में आए वो लाहिका है, और वो अम्र जो पहले आए वो साबका है। तो यहाँ पर लाहिका की निशानी करना है। लाहिका कौन है, इसमें इन अल्फाज में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें लाहिका कौन है आपको इसकी निशानी करना है, इसकी पहचान करना है। दर आमद, यहाँ पर दर देखें, दर पहले है, ये साबका हो गया। बा अदब, बा लगा पहले, ये साबका हो गया। ला हासिल, ला पहले लगा, यहाँ पर साबका हो गया। दौलत मंद, मंद लगा यहाँ पर बाद में, ये आपका लाहिका हो गया। तो ये आंसर डी सही है, ये लाहिका दौलतमंद होगा। दर्ज झैल में साबका की निशानी कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि वो अम्र जो पहले आए। अब यहाँ पर देखें ईदगाह, गाह बाद में लगा, तो ये लाहिका हो जाएगा। कब्रिस्तान, ये भी लाहिका हो गया। बा, बा खबर, बा पहले लगा, बा साबका है, ये बा साबका हो गया। दर्स गाह, ये आपका लाहिका हो गया, तो इसका आंसर सही होगा सी, बा खबर। शिकस्त, शिकस्त की इज्जत क्या है, यानी शिकस्त का उल्टा क्या है। शिकस्त माने हार, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, शिकस्त का जीत लिख देते हैं, हार का जीत होगा। शिकस्त का उल्टा होगा, शिकस्त का जद या इज़दाद या उल्टा फतह होगा। मुल्क की जमा क्या है, मुल्क की जमा ममालिक, इमलाक, मलाइक, मलूक। मुल्क की जमा यहाँ पर ममालिक होगा। आलिम, आलिम की जमा क्या है, आलिम का देखिए बच्चों ध्यान दें कि इज़्ज़ात यहाँ पर बनाना है, ज़िद बनाना है, या जमा बनाना है, या मुतरादिफ बनाना है। इन सब चीज़ों में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो आलिम की जमा क्या है, आलिम देखिए जाहिल है, तो ये उल्टा हो जाएगा। आलमा, ये मुज़क्कर मुअन्नस पूछ लिया गया यहाँ पर, तो आलिम का जमा यहाँ पर होगा उल्मा। वो अलामत जो पुकारने, मुखातिब करने के लिए लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं।
तो अलामत जो पुकारने या मुखातिब करने के लिए लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? नदाइया। नदाइया यानी पुकारना, निदा माने पुकारना, आवाज देना। तो वर्ड का, लफ्ज का अगर माने हमें सही पता चल रहता है तो आंसर देने में भी आसानी होती है। निदा माने पुकारना, तो पुकारने के लिए जो मुखातिब करते हैं तो उसे हम नदाइया अल्फाज कहते हैं। नागिन का मुज़क्कर क्या होगा? नागिन मुअन्नस है तो इसका मुज़क्कर होगा नाग। दरअसल मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करने, मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना, मान रखना, बोलबाला होना, जैसी करनी वैसी भरनी, पाँव उखड़ना। तो मुहावरों का इस्तेमाल करना है जुमलों में। अक्सर बच्चे मुहावरे के माने को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मुहावरे जो होते हैं उसे ही जुमलों में इस्तेमाल करना है। मान रखना यानी इज्जत रखना, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। माने को जुमलों में नहीं इस्तेमाल करना है। अगर माने है तो आप ब्रैकेट में लिख दें, लेकिन जब मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप कोशिश ये करें कि टाइम का आप ख्याल रखें। आप जब माने अगर उसमें नहीं पूछा जा रहा तो आप माने नहीं लिखें, और उसको सेंटेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है तो आप सिर्फ सेंटेंस बनाएं। मान रखना यानी इज्जत रखना, तुलबा को उस्ताद उस्ताज़ा की बातों का मान रखना चाहिए। बोलबाला होना, नहीं किसी का बहुत मशहूर हो जाना, तो 10वीं जमात में अव्वल आने पर अहमद का उसके गांव में बोलबाला हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, तो किसी के साथ बुरा सलूक करने से आपके साथ भी बुरा ही होगा, इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पाँव उखड़ना, हिम्मत हार जाना, जंग बदर में दुश्मनों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी उनके कदम उखड़ गए। तो हिस्सा दाल है, यहाँ पर आपको लिटरेचर आएगा। दर्ज सवालों के जवाबात लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है। तो थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया है? ये आपके सबक बेतकल्लुफी से पूछा गया। तो थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी इस तरह बयान करता है कि ये साहिब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज जरूर उधार ले लिया करते थे। तख्त नशीनी के बाद रजिया ने क्या अहद किया? ये आपके सबक रजिया सुल्तान से लिया गया है। तो तख्त नशीनी के बाद रजिया ने अहद लिया कि वह अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, लेंशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? लेंशो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा देखे। क्वेश्चन नंबर 12, दर्ज सवालात के जवाब लिखे। सादत अली कैसा आदमी था? सादत अली बहुत ऐश पसंद आदमी था। रजिया की फौज का मुकाबला किससे हुआ था? रजिया की फौज का मुकाबला अल्तुनिया की फौज से हुआ था। मंदरजा सवालों के जवाब लिखे। शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? ये आपकी नज़म जान पहचान से चैप्टर नंबर 1 हम से लिया गया है कि शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा गया है? कहा है बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ इसलिए कहा कि बेल बूटे मिट्टी ही से पैदा होते हैं। नज़म हम से ये क्वेश्चन लिया गया है। मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर बेल बूटे फूल फल लगते हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं तो ये बताया है। गिलहरी कौन सा ऐसा काम करती है जो पहाड़ के बस का नहीं है? गिलहरी छालियां तोड़ सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दर्ज सवालों के जवाबात लिखिए। नज़म कदम बढ़ाओ दोस्तों के शायर का नाम क्या है?
नज़म कदम बढ़ाओ दोस्तों के शायर का नाम बशर नवाज है। नज़ीर अकबर आबादी की शामिल, आपके निसाब में जो शामिल नज़म है उसका नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है नेकी और बदी। नज़म पहाड़ और गिलहरी के शायर का नाम क्या है? नज़म पहाड़ और गिलहरी के शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। तो बच्चों ये थे सैम्पल पेपर 2024-25 के। आप इसी के मुताबिक, ये आपको एक नमूना के तौर पर दिया गया कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इस बार आपके सैम्पल पेपर में दूरपास से भी, बुक दूरपास से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मेरी गुजारिश है बच्चों आप उस बुक को भी ज़रूर पढ़ें। हालांकि पिछले कई सालों से उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मेरी ताकीद है कि आप उस बुक को भी पढ़ें और इस तरह के आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसे सॉल्व कर लें। इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। खुलासा ज़रूर लिखें, नज़म का खुलासा, कहानी जो सबक है मजमून है उसका खुलासा, और शायर के बारे में अगर आप पढ़ लें, शायर मुसन्निफ के बारे में, तो उनके उस बीच से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगली वीडियो जल्द इंशाल्लाह लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।